एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेस्टिक में। और मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का चैप्टर है। और गाइस, जैसे कि आपको पता है मैंने कल ही वीडियो रिलीज़ की है अपने पूरे टाइम टेबल की और एक चैनल की इंट्रोडक्शन की। बेसिकली वो 2 मंथ स्ट्रेटजी भी कह सकते क्योंकि हम 8 जनवरी से स्टार्ट कर रहे थे और 8 मार्च को हमारा पूरा 10th का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, उसे आप पहले जाके देखें क्योंकि उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी, मैं और अनिवार्य वीडियोस लाएंगे। तो चलो गाइस, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जाके ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो गाइस, पढ़ते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, देखिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ठीक, ग्लोबलाइजेशन होता है रेफर्स टू द इंटीग्रेशन बिटवीन दी कंट्रीज थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड फ्रॉम MNC। देखिए, जब भी कोई इंटीग्रेशन होता है बिटवीन दी कंट्रीज मीन्स कुछ इंटीग्रेशन होता है बिटवीन दी कंट्रीज, जैसे इंडिया अमेरिका हो गया, ठीक है, थ्रू विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड की वजह से कोई इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, किन्हीं दो कंट्री के बीच में, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन किससे होता है? फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से होना चाहिए, MNC, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी तो होता है, लेकिन ये होता क्या है? तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। MNC मल्टीनेशनल कंपनी, अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स द प्रोडक्ट इन मोर देन वन नेशन। मीन्स ऐसी कंट्री जो कि अपने प्रोडक्ट एक कंट्री से भी ज़्यादा, एक नेशन से भी ज़्यादा में बेचती है या उसे कंट्रोल करती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं मर्सिडीज़ एक कार कंपनी है, अमेरिका में भी चलती है, इंडिया में भी चलती है, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी हो गई मर्सिडीज़, है ना। तो यही है, इसे ही कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, जो मीन्स मोर देन वन नेशन में होती हैं या उन्हें मोर देन वन नेशन में ओन्स करती हैं या तो फिर कंट्रोल करती हैं, ठीक है। फिर आता है टुडे डिफरेंट कंट्रीज हैव बिकम इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो देखिए, देखा जाए तो आज इस समय देखा जाए तो जितनी भी कंट्रीज हैं सब इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट बन गई हैं एक दूसरे पे। कैसे? क्योंकि देखिए, इकोनॉमिकली मीन्स पैसे से। क्यों? देखिए, हर जगह एक ही क्लाइमेट नहीं है, हर जगह एक ही प्रोडक्शन नहीं है। कोई कंट्री किसी चीज़ में रिच है तो कोई कंट्री किसी चीज़ में रिच है, ठीक है। अब जैसे दुबई की बात कर लेते हैं, वहाँ पे पानी बहुत कम है, पेट्रोल तो ज़्यादा है लेकिन पानी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र नहीं है और कोई नदी वदी भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पानी कम है, इसलिए वहाँ पे पानी ट्रांसफ़र किया जाता है। और ऐसे ही बहुत ऐसे कंट्री जहाँ पे कुछ चीज़ें कम है, कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे उनके पास पेट्रोल ज़्यादा है, इंडिया के पास पानी ज़्यादा है ना। तो हम सब एक इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है कि जब उन्हें पेट्रोल चाहिए होगा, हमें पेट्रोल चाहिए होगा, हम पेट्रोल लेंगे, उन्हें पानी चाहिए होगा, हम पानी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं सारी कंट्रीज़ एक दूसरे पे, ठीक है। तो गाइस, अब हम पढ़ते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या था ग्लोबलाइजेशन का हमारी कंट्रीज़ पे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे और क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये था, पहले यही पढ़ते हैं, क्रिएटेड न्यू जॉब्स। क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनीज आई और जब कंपनी सेटअप हुई इंडिया में, तो उससे क्या हुआ कि लोगों को जॉब मिलने लगी। क्योंकि कंपनी है तो वहाँ पे ऑब्वियसली वर्कर्स तो चाहिए, तो क्रिएटली न्यू जॉब्स, तो वहाँ पे न्यू जॉब्स मिली और इसलिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। लेकिन एक इसी की तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। वो क्या था? पहले स्मॉल प्रोड्यूसर, ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट, सॉरी, अब देखिए इसकी मीनिंग क्या है। पहले स्मॉल प्रोड्यूसर, देखिए एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, चाइना के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। इंडिया के पास उतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है लेकिन चाइना डेवलप्ड कंट्री है। तो देखिए, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्ट बन के जो आता है वो थोड़ा चीपर होता है, सस्ता होता है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर इंडिया में बनता है, इंडिया के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इसलिए इंडिया में वो थोड़ा महंगा बना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे महंगा बना। और इसीलिए ये पेरिश कर दिया स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। मीन्स जो
छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, मीन जो थोड़ा कम प्रोडक्शन होता था लेकिन थोड़ा महंगा होता था, उन्हें ये ख़त्म होने लगा इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी तो सब बाहर का आने लगा। वही सामान जब अगर यही सामान आपको सस्ता मिला तो आप वही तो लेंगे, महंगा क्यों लेंगे, है ना। तो इसलिए स्मॉल प्रोड्यूसर जो थे वो ख़त्म होने लगे, फिर उन्हें दिक्कतें आने लगी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था किसका, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये क्या है। ठीक है, देखिए आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का, और फिर अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं आपको सीधे समझ आएगा। एनसीईआरटी से ही पूरा मैंने पूरा नोट्स वोट्स निकाल के तब मैंने यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, पूरा एक शॉर्ट में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस हम पढ़ते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब देखिए ये क्या होती हैं, ये देखिए आर बीइंग set up by central and state government in India to attract foreign companies। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो इंडिया की है वो सेटअप करती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया से अट्रैक्ट कर सकें और उनके साथ अपना जो भी अट्रैक्ट कर सकें, और बाकी जो भी उन्हें करना चाहें ट्रेड वेड और जो भी डील करना चाहें वो कर सकें। ठीक है, तो देखिए मीन्स ऑल कंट्रीज शुड बी लिबरल, जितनी कंट्रीज हैं सब लिबरल कंट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका का अगर सेटअप इंडिया में भी होगा, अमेरिका का है तो अमेरिका में तो होगा, अगर उसका इंडिया में भी होगा तो उसका क्या होगा, बेसिकली ऑब्वियसली वही होगा, मोर प्रोडक्शन होगा, मोर मनी होगा, है ना। क्योंकि जब उसका इंडिया में भी है अमेरिका में भी है तो उसका मोर प्रोडक्शन और मोर मनी उसके पास जा रहा है। तो इसी को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट आर बीइंग सेट अप बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज। ठीक है, ताकि जब वो इंडिया से अट्रैक्ट करी फॉरेन कंपनी तभी तो अमेरिका की कंपनी यहाँ पे सेटअप हुई है। ठीक है, और अगर इंडिया उनके साथ अट्रैक्ट करती है तो इंडिया की यहाँ पे भी कंपनी होगी और अमेरिका में भी कंपनी होगी, तो इंडिया का भी मनी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, इसका कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या लोकल कंपनीज जो थी उन्हें भी बेनिफिट मिला इससे कि नहीं मिला। ठीक है, सो गाइस देखिए लोकल कंपनीज तो बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेन थिंग कि ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसने ग्लोबलाइजेशन को लाया। मीन्स पहले फैक्टर्स पढ़ लेते कि ग्लोबलाइजेशन आखिर आया कैसे। ठीक है, तब हम पढ़ते कि ग्लोबलाइजेशन से लोकल कंपनीज को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ने आ रहे हैं फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उससे ग्लोबलाइजेशन आया। तो देखिए पहला फैक्टर ये था रैपिड इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया एकदम से, तो इसलिए यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आया। दूसरा ये था कि ड्यूरिंग 1990s मीन्स 1990 के दौरान इंडियन गवर्नमेंट विश टू रिमूव दी ट्रेड बैरियर्स। उन्होंने ट्रेड बैरियर्स इंडियन गवर्नमेंट को सोचा कि लाओ अब ट्रेड बैरियर्स हटा दिया जाए, 1990s में सोचा। फिर आता है हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैव प्रूव्ड टू बी बून फॉर इंडिया। देखिए जो लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उसने ये प्रूव कर दिया था कि ये इंडिया के लिए बून है। एक बून मतलब अ थिंग विच इज़ बेनिफिशियल और हेल्पफुल। ठीक है, ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल या बेनिफिशियल होती है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, उसे हम ये कह सकते हैं बून। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प किया, बेनिफिशियल हुआ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, जिससे कि इंडिया का इकोनॉमिक्स थोड़ा स्टेटस बढ़ा और इसका प्रोडक्शन भी थोड़ा बढ़ा। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अट्रैक्शन भी हुआ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि लोकल कंपनीज़ को बेनिफिट मिला था कि नहीं मिला था। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि लोकल कंपनीज़ को बेनिफिट मिला था एमएनसी से, मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी से। तो देखिए लाइक देयर इज़ मैं एक एग्जांपल के तौर पर ही आपको बताता हूँ फिर से। लाइक देयर इज़ अ स्मॉल टेक्सटाइल कंपनी एंड अदर इंटरनेशनल और एमएनसी कंपनी वांट अ क्लोथ्स और टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। मान लीजिए अगर एक स्मॉल टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, एंड अदर इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी जो है, जो दूसरी मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कंपनी जो है वो इंडिया से क्लॉथ्स या टेक्सटाइल चाहती है। ठीक है, देन एमएनसी विल गिव मनी टू इंडिया टू प्रोवाइड गुड लेबर, गुड मशीन्स सो दैट प्रोडक्शन विल बी मोर। ठीक है, तो देखिए अगर जब उससे चाहिए होगा एमएनसी या इंटरनेशनल को, तो वो पहले इंडिया को पैसा देगी कि हाँ आप इतने जितने पैसे बताइए, हम उतने पैसे आपको दे रहे हैं,
फिर आप उतने पैसे ले लीजिए और हमें गुड लेबर्स और गुड मशीन्स के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन करवाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए वो खुद पैसा देंगे ताकि इंडिया को गुड लेबर्स और गुड मशीन्स मिल सकें। हाँ, और फिर प्रोडक्शन विल बी मोर देन MNC, प्रोडक्शन विल मोर देन MNC विल टेक प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया एंड देन इट विल सेल इन अदर कंट्रीज़। तो अगर प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो MNC जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, वो प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर भी सेल करेगी, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ को, और जिससे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इंडिया को भी पैसा मिलता है गुड लेबर्स और गुड मशीन्स के लिए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी खुद ही देती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ इंडिया में टेक्सटाइल्स और कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए वो पहले इंडिया को पैसा देगी और फिर उनसे कहेगी कि आप इतना प्रोडक्ट बना दीजिए हमारे लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं WTO के बारे में, मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब हम बात करते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो देखिए इट बेसिकली एम्स एट टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इसका जो एम है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मेनली एम है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, ठीक है। और इन 1995 स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था किनसे? डेवलप्ड कंट्रीज़ का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 1995 से, और मेंबर्स जुलाई 2016 तक की मेंबर्स इसके कितने हो गए हैं? 164 कंट्रीज़ हो गई, जिसमें कि एक इंडिया भी है, ठीक है। 164 कंट्रीज़ हो गई हैं जुलाई 2016 तक। अब हम बात करते हैं, इट इज़ दी सपोज टू अलाउ टू फ्री ट्रेड फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। इट इज़ सीन दैट डेवलप्ड नेशन हैव अनफेयरली रिटर्न ट्रेड बैरियर्स। तो देखिए ये सपोज किया गया था कि इसे अलाउ कर देना चाहिए फ्री ट्रेड, ताकि सब लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकें, फ्री ट्रेड अलाउ करना चाहिए। एंड इट इज़ सीन दैट द डेवलप्ड नेशन हैव अनफेयरली रिटर्न ट्रेड। देखिए जो डेवलप नेशन थे वो अनफेयरली तरीके से ट्रेड को रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। और ये सब जो हो रहा था ये सब अनफेयरली हो रहा था, ठीक है। ये सब अनफेयरली हो रहा था, ये पूरा जो भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलप नेशन थे वो रिटर्न कर रहे थे ट्रेड बैरियर्स को, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे कि ट्रेड बैरियर्स जो मैंने आपको बताया ये सब अनफेयरली हो रहा था। अब इसे फेयर बनाने के लिए जो स्ट्रगल करना था तो हम वही पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? मीन्स जस्टिस, ठीक है। आपके पास जस्टिस है कि नहीं? देखिए यहाँ पे देखिए पहले तो हम बात करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। मीन्स द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। जब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तब जाके वो फेयर ग्लोबलाइजेशन बनेगा। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन बिटवीन दी टू कंट्रीज़, ठीक है, फ्रॉम दी MNCs मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम स्ट्रगल पढ़ते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए कैसे स्ट्रगल हुआ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी कि अनफेयर हो रहा था WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ही ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर रही थी, ठीक है। तो इट वुड क्रिएट दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है। स्ट्रगल फेयर ग्लोबलाइजेशन में इससे क्या है? सबके लिए अपॉर्चुनिटी एक क्रिएट बन जाएगी, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि सब कर सकें इसमें। दूसरा हो गया गवर्नमेंट कैन प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग दी फेयर ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट भी एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है ताकि फेयर ग्लोबलाइजेशन हो सके। फिर आता है मैसिव कंपेयर्स दी massive campaigns and representation by people's organization have influenced important decisions relating to the trade and investment at WTO. Means देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? Massive campaigns and representatives by the people's organization have influenced. देखिए जो मैसिव कैंपेन और जो रिप्रेजेंटेशन जो थे, जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए थे, वो इन्फ्लुएंस करे ताकि इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं रिलेटिंग टू द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट WTO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में हो सकें। एंड दिस शोज दैट द पीपल ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द स्ट्रगल ऑफ द फेयर ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे ये भी शो करता है कि यहाँ पे पीपल ने भी बहुत ही ज़्यादा अपना वाइटल रोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले किया है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन हो सके। उन्होंने भी स्ट्रगल किया, तब जाके इंडिया में फेयर ग्लोबलाइजेशन हुआ। सो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, और इसके साथ हमारा इकोनॉमिक्स भी खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।